हाय फ्रेंड, वेलकम टू काम की बात। और आज हम लोग बात करने वाले हैं होम कंस्ट्रक्शन के प्लानिंग के बारे में। आपको सपोज आपको घर बनाना है मे बी नेक्स्ट 6 मंथ में और 1 ईयर में, तो उसका ओवरऑल प्लानिंग क्या हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो, आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, घर बनाना एक बहुत बड़ा काम है और इस बड़े काम को अंजाम देने के लिए भी आपका प्लानिंग भी बड़ा होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके पास लैंड है या फिर आप लैंड ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। अब उसका जो भी फॉर्मेलिटी होता है लैंड परचेज करने के बाद, लाइक रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका कन्वर्शन हो गया, म्यूटेशन हो गया, ये सारा चीज़ कंप्लीट है। अब आप कंस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग करना चालू किए हैं, ठीक है। तो मैं ये पूरी जो चर्चा है, पूरा जो डिस्कशन है, उसको दो भाग में बांट देता हूँ। पहला कि बिफोर कंस्ट्रक्शन और दूसरा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन में हमको जो जो सारे एक्शन करने हैं, जो सारे प्लानिंग करना है, पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन में जो है वो सबसे पहला चीज़ आता है कि आप जो भी लैंड में आप जो घर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, उस रिक्वायरमेंट को पहले आप अपने फैमिली के साथ बैठ करके, ठीक है, उन सारी चीज़ों को आप वर्कआउट कीजिए कि आपका प्लानिंग क्या है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि सपोज 2,000 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट है या 3,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, ठीक है। वहाँ पर हमको 2 BHK बनाना है या 3 BHK बनाना है, तो लैंड तो काफ़ी है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमको हो सकता है 2,000 स्क्वायर फीट में मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और रेस्ट 1,000 स्क्वायर फीट जो है उसमें मुझे कुछ और करना है, लाइक गार्डनिंग हो, लैंडस्केपिंग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक छोटा सा स्विमिंग पूल हो। इस तरह से मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लैंड का एरिया कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ समझने की बात ये है कि हम मेरा कोर रिक्वायरमेंट क्या है, जो कंस्ट्रक्शन करना है घर के लिए क्या चाहिए, बाकी चीज़ों के लिए क्या हो, ये इन सब चीज़ों के बारे में आपको वर्कआउट करना है। वंस ये हो जाता है कि हमको ऐसा ही कुछ चाहिए, मतलब हमको 3 BHK का घर चाहिए या 2 BHK चाहिए। 2 BHK में हो सकता है ग्राउंड फ्लोर हमको पूरा पार्किंग रखना है, या फिर ग्राउंड फ्लोर में भी 1 BHK का प्रोविज़न हो सकता है, फिर फर्स्ट फ्लोर में हम लोग 2 BHK करें या 3 BHK। इस तरह से तो सारी चीज़ को वर्कआउट करके पहले आप ये अपने में डिस्कशन करके फाइनल करके रखिए। नेक्स्ट क्या होता है कि ये सारी चीज़ को जो आप इमेजिन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को जगह पर या फिर इसको कैसे होगा, इसके लिए क्या करना है आपको, दूसरा काम जो करना है, कोई भी सिविल इंजीनियर या फिर एक आर्किटेक्ट्स को से आप बात कीजिए, ठीक है। उनको उनसे जब आपकी डिस्कशन हो या बातचीत हो, तो वहाँ पर आप पूरा डिटेल जो आपका रिक्वायरमेंट है, क्या चाह रहे हैं, हाँ, आपकी ड्रीम हाउस में क्या होना चाहिए, हाँ, वो सारे चीज़ को लेकर के आप उनसे साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है। डिस्कस करने के बाद बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे आपके। आपका जो इनपुट है उसको लेकर के भी आपके आर्किटेक्ट हैं, सो बहुत सारा चीज़ आपको इनपुट देंगे कि ऐसे करना है या ये करना है या ग्राउंड फ्लोर में क्या रखने से सही होगा, ठीक है। क्योंकि उनका महारत इन्हीं सब चीज़ों में होता है, तो वो आपको उन सब चीज़ों में हेल्प करेंगे। वंस वो वर्कआउट हो गया, फाइनल हो गया, अब वो आर्किटेक्ट आपको क्या करेंगे कि जो आपका आइडियाज है, ठीक है ना, उसको लेकर के वो पहले फ्लोर प्लान देंगे। आप फ्लोर प्लान वो शेयर करेंगे। वंस आपको देखने के बाद 1 रिवीजन, 2 रिवीजन या 3 रिवीजन में वो चीज़ है सो फाइनल हो जाता है, ठीक है। वंस वो हो गया, फिर आपका नेक्स्ट आता है कि उस घर के ऊपर जब कंस्ट्रक्शन होगा, सपोज ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर या फिर G+2 या G+3, तो वो दिखेगा कैसा। आज के टेक्नोलॉजी में वो बहुत अच्छा तरह से पॉसिबल है, वो पहले ही आपको आपका घर बनने के बाद दिखेगा कैसा, वो पहले आपको दिखा देंगे। तो वो चीज़ कर लिए। वहाँ भी हो सकता है आपका कुछ इनपुट हो कलर को लेकर के या डिजाइन को लेकर के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ को आप फाइनल कर लीजिए। वंस ये हो जाता है तो आप ये सोचिए कि घर का स्पेस का लोकेशन कैसे हुआ है, घर के अंदर कैसा है, वो बाहर दिखने बिल्डिंग मेरा कैसा लगने वाला है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट आता है जब कंस्ट्रक्शन के टाइम में आता है, तो बाकी सब सारी चीज़ों ड्राइंग की ज़रूरत होता है, लाइक स्ट्रक्चर ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, प्लम्बिंग का ड्राइंग होगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होगा, ड्रेनेज का ड्राइंग होगा। तो ये सारा चीज़ होता है। फिलहाल के लिए आप ये दो चीज़ करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि
आप जहाँ भी हैं, जिस शहर में हैं या फिर जिस कोई लोकेशन में हैं, ठीक है, छोटे शहर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, तो आप जब कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं तो उसके पहले आपको जो भी घर का प्लान है उसको पास करना पड़ता है लोकल अथॉरिटी से। हाँ, सैंक्शन बोलते हैं इसको, प्लान को सैंक्शन कराना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए एक पासिंग ड्राइंग बनता है। ये पासिंग ड्राइंग के लिए आप सेम आर्किटेक्ट से बात कर सकते हैं या फिर लोकल म्यूनिसिपलिटी, वहाँ भी लोग रहते हैं जो कि ये आपको प्लान सैंक्शन करके देते हैं, परमिशन करवा के देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है कि ये होने के बाद अब दूसरा चीज़ आएगा कि आपका फंड का, क्योंकि घर बनाने जा रहे हैं तो फंड का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो फंड का अवेलेबिलिटी आप देखिए, जब आप आर्किटेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं प्लान को लेकर के, डिज़ाइन को लेकर के, तो एक रफ एस्टिमेट आपको बता देंगे कि ये कॉस्ट हो सकता है इस तरह का कंस्ट्रक्शन करने में। तो उससे आपको फंड का अंदाजा आ गया। अब आप देख लीजिए कि फंड है जो आपके पास अवेलेबल है या फिर आपको लोन लेना है। अगर लोन लेना है तो यही टाइम है, क्योंकि लोन के टाइम में बैंक आपको आपके जो लैंड है उसका पूरा डिटेल पेपर वर्क मांगेगा। दूसरा चीज़, वो प्लान सैंक्शन प्लान बनाएगा, मतलब जो भी आपने जिस प्लान के ऊपर काम करने वाले हैं उसका अप्रूव्ड प्लान जो होता है, कोई भी अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी आपको देगी, वो पंचायत हो सकता है, महानगर हो सकता है, म्यूनसिपलिटी हो सकता है, या फिर और भी जहाँ पर जो है, ठीक है। तो अप्रूव प्लान का ज़रूरत पड़ेगा, साथ में और भी कुछ डॉक्यूमेंट लेंगे जो कि ज़रूरत पड़ेगा आपको लोन के टाइम में। वो आप बैंक में जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे देंगे, उसके हिसाब से आप वहाँ पर उनके साथ डिस्कस करके और लोन के प्रोसेस में इस चीज़ को दे सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक लोन सेंक्शन की बात है तो वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। कोई 15 दिन में ही आपको लोन सेंक्शन करके दे देंगे, कोई महीने दिन लग जाएंगे, क्योंकि पेपर वर्क में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपका एलिजिबिलिटी, जो भी बहुत सारा फाइनेंशियल चीज़ है ना, उन सब सारे कुछ चीज़ के बहुत सारे क्राइटेरिया जो लोग मैच करते हैं और उसके हिसाब से वो आपको सेंक्शन देंगे, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो गया, प्लानिंग हो गया, ठीक है, पास हो गया आपका, ठीक है। अब है कि लोन सेंक्शन हो गया। अब है कि आपका नेक्स्ट काम आता है कि इसको कंस्ट्रक्शन करने का। तो आप कंस्ट्रक्शन करने के टाइम में यहाँ पर दो तरह का बात आती है। पहला ये हो सकता है कि आप सारे काम को एक किसी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर को दे दें जो सारे चीज़ को टेक केयर करेगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें, ठीक है, जो आप उसको सारे मटेरियल को आप देंगे, वो केवल आपसे जो भी लेबर चार्ज होगा, ठीक है ना, सिविल का, उसी तरह से आपका इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, पेंटिंग का, तो ये सारी चीज़ का अलग अलग आप वेंडर को हायर करेंगे। सिविल वर्क के लिए ये हो गया, आपको पेंटिंग के लिए अलग, इसी तरह से इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग के लिए अलग अलग वेंडर को आप हायर करेंगे और वो अपना काम करके देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इन द सेंस कि आपके पास सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए अगर कोई है, तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट के साथ जा सकते हैं जहाँ पर आपका कॉस्ट में कुछ सेविंग होगा, ठीक है। और अगर आप बिजी हैं या बाहर हैं या बड़े सिटी में रह रहे हैं, आपको होम टाउन में घर बनाना है, या फिर ये बोलूँ कि जहाँ पर आपको घर बनाना है वहाँ पर खुद का अवेलेबिलिटी नहीं है, आपका और भी सारे कामों में व्यस्त हैं, तो वैसे में आपको कोई भी बिल्डर को, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कीजिए। और हायर करने से पहले चाहे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें या फिर बिल्डर को हायर करें, सॉरी, चाहे आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें या फिर कोई बिल्डर को हायर करें, ठीक है, इस दोनों ही केस में आपका जो भी प्लान है, ठीक है, जो भी आपको आर्किटेक्ट ने दिया है उसके साथ उसको शेयर करें और 1 2 3 से आप कोटेशन ले लें, ठीक है। कोटेशन ले करके ही आप फिर आगे बढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि नॉर्मली क्या कॉस्ट हो सकता है इन लोगों का। अगर लेबर चार्ज की बात करूँ तो ये जगह में थोड़ा सा लेबर कॉस्ट जो है ऊपर नीचे होता है, बट इन जनरल अगर समझें कि एक नॉर्मल घर जो है, ठीक है ना, उसको अगर उसका सिविल का काम को अगर देखें तो आप अगर किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं और वो अगर 250 से लेकर के 300 के रेंज में आपको करके देता है सिविल का काम, तो वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब भी आप
लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, ठीक है, तो उन लोग का बहुत सारा चीज़ होता है कि वो बोलेंगे कि नीचे जो फाउंडेशन होगा प्लिंथ लेवल तक कुछ और रेट होगा, स्टेयर का कुछ और होगा, बाहर का ब्रिक्स वर्क जो हो रहे हैं उसका। तो इन सब चीज़ों में आपको फंसना नहीं है। आप सीधा बात कीजिए कि जो भी मेरा फ्लोर वाइज मैं छत को माप लूँगा और उसके हिसाब से मैं आपको पेमेंट करूँगा, वही मेरा स्क्वायर फीट होगा। तो इससे क्या होगा कि उतना टेक्निकल चीज़ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बात कर रहे हैं। और मैं जो रेट बताया वो छत को मापने वाला, ठीक है। उसी तरह से आप जब बिल्डर को आप किसी को हायर कर रहे हैं तो वहाँ पर जब हायर करने जा रहे हैं तो सिंस आप केवल पेमेंट करना है, बाकी सारा चीज़ को वो टेक केयर करना है, तो इन दोनों केस में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बनाया है या जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, उसमें क्लियरली सारी चीज़ को मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब आता है बिल्डर का कि जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर का एक मैं लमसम चार्ज बताया, वैसे बिल्डर का क्या हो सकता है। तो नॉर्मली अभी के हिसाब से, ठीक है, 1700 से लेकर के 2000 के अंदर में नॉर्मल बढ़िया घर हो सकता है विद गुड मटेरियल, पॉसिबल है और लोग करके देते हैं। और इसमें सारा चीज़ होता है, विद मटेरियल जब दे रहे हैं तो सारा कुछ होता है। हाँ, आपका सिविल का काम हो गया, आगे आपका एलिवेशन जो बनेगा वो, नीचे का सारा कुछ काम इंक्लूडिंग पेंटिंग, फ्लोरिंग, एवरीथिंग उसमें ये रहता है, लाइटिंग तक, ठीक है। बट ये चीज़ वहाँ पर नहीं होता है क्योंकि थोड़ा ये टॉपिक बड़ा होते जा रहा है और एक्चुअली यही है मेन पार्ट जहाँ पर आपका कॉस्ट इन्वॉल्व है और जहाँ पर आपको संभल के हर चीज़ को करना है। इसीलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और भी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अब आता है कि इन दोनों के बीच में आप जिसको भी हायर करें वहाँ पर आप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए काम करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। एक घर बनाने के लिए 1 से 1.5 साल टाइम रहता है, ठीक है। उस बीच में कितने तरह के चीज़ आते हैं जाते हैं, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप किन्हीं से भी काम करें, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। और जब लेबर कॉन्ट्रैक्ट का अगर बात करें तो उसमें क्या टाइम लगने वाला है, इक्विपमेंट मटेरियल कौन देगा। नॉर्मली जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसी का इक्विपमेंट मटेरियल भी होता है, तो वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। स्क्वायर फीट का क्या, किस हिसाब से चार्ज कर रहे हो, पेमेंट का टर्म क्या है, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसी तरह से जब आप किसी बिल्डर से जिसको आप दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में विद मटेरियल काम करने के लिए, उसके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट बना है तो मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्लियरली होना चाहिए। हर एक चीज़ का, कौन सा रॉड यूज करने वाला है, कौन सा सीमेंट यूज करना है, किस टाइप का ब्रिक्स होगा, ठीक है। आगे पेंट का है या फिर इलेक्ट्रिकल है, हर चीज़ का पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो, ठीक है। टाइम लिमिट आप उससे ले लीजिए कि कब से वो आपको डिलीवर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट टर्म क्या होगा, वो सारा चीज़ आपको क्लियरली मेंशन करके फिर उसको आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये जो मैं डिस्कस किया ये है बिफोर कंस्ट्रक्शन। अब आता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ये है कि सिंस आपने आइदर लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया हो या फिर किसी बिल्डर को हायर किया होगा अपने काम करने के लिए, दोनों ही केस में मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक या आइदर जिसने आपका प्लान एलिवेशन सारा कुछ बनाया है आर्किटेक्ट उनसे या उस सिविल इंजीनियर से टेक्निकल सुपरविजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट आप कीजिए। नॉर्मली लोग इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप ज़रूर इसको अपने काम में इनकॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि ये सारा चीज़ जितना भी चीज़ हो रहा है ना, इस चीज़ को एज पर ड्राइंग, एज पर आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, हो रहा है या नहीं हो रहा है या कहाँ तक हो रहा है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक वही है जो टेक्निकल सुपरवाइज करेगा आपको, और ये आपके एंड से होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो या बिल्डर हो, वो चाहेगा कि जो भी कुछ है उसमें, जो भी मेरा कमिटमेंट है उसमें कहाँ हम थोड़ा बहुत सेव कर सकें, ठीक है। तो उनका तो रहेगा सेविंग का, बट आपका क्या रहेगा कि मैं जिस चीज़ के लिए जितना पे कर रहा हूँ एटलीस्ट वो चीज़ मेरे घर में लगना चाहिए या फिर वैसा ही होना चाहिए।
इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक टेक्निकल सुपरविजन के लिए कोई भी आर्किटेक्ट को या फिर कोई भी सिविल इंजीनियर को रखे, सो दैट एवरीथिंग ही विल मेक श्योर कि हाँ कहाँ हो रहा है, कहीं गड़बड़ रहा है तो वो भी आपको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब कुछ काम हो रहा है, ठीक है, इस टाइम में एक आप इंटीरियर डिजाइनर को हायर कीजिए जो केवल डिजाइन करेगा। इंटीरियर डिजाइनर बेसिकली वो होते हैं जो आपके घर को अंदर से खूबसूरत बनाने का उनके अंदर में काबिलियत होती है, या फिर ये बोलूँ कि अंदर का जो स्पेस है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए कैसे करके कहाँ पर क्या प्लेस होना चाहिए, उसमें उनकी महारत होती है। तो सिंस आपका काम चल रहा है, अब है कि उस समय अगर एक इंटीरियर को लेकर के आप अंदर के घर के अंदर का डिजाइन अगर करवा लेते हैं तो आपको, जैसे पहले आपने आर्किटेक्ट से एक्सटीरियर का पूरा व्यू ले लिया था, ठीक है, वैसे इंटीरियर वाले अंदर का पूरा व्यू दे देगा। अब बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिंस आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अब इंटरनल जब व्यू आएगा ना तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत आपका कुछ आइडिया चेंज हो, ठीक है, या फिर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े। हो सकता है कोई वाल को जहाँ पर है वहाँ से थोड़ा सा आगे करना हो, पीछे करना हो, या फिर जहाँ पर डोर है वहाँ पर नहीं करके कहीं और करना है, या विंडो को भी हो सकता है मिडिल में है तो उसको एक साइड में करें सो दैट बेड से डायरेक्ट विंडो अपोजिट में नहीं रहे। तो ये बहुत सारा चीज़ आता है। प्लस एक तीसरा चीज़ इलेक्ट्रिकल के टाइम में आता है। कोई भी इंटीरियर जब आपका घर डिज़ाइन करता है और वो सामने आप व्यू जब आ जाता है तो फिर बहुत सारा चीज़ है सो आपके मन में आता है, ये लाइट यहाँ होना चाहिए, वो वहाँ होना चाहिए। तो सिंस आप इंटीरियर बाद में करेंगे तो बाद में क्या होगा, ये सारे चीज़ को अलग से फिर आपको उसको उस जगह प्लेस करना होगा, है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा आपका बर्डन आ रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व है। और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वायरिंग तो हो ही रहा है, वहाँ पर प्लास्टर और ब्रिक्स का काम हो ही रहा है, तो यहाँ को वहाँ करने में आपका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होगा और आप उसी में उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था घर के प्लानिंग करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ करता हूँ कि डेफिनेटली ये काम करने में आपको आसानी भी होगी और बहुत सारे परेशानियों से आप बच सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें सेविंग का भी बहुत सारा गुंजाइश है, क्योंकि आपने एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है ना, एक प्रोसेस से जा रहे हैं। ठीक है, और प्रोसेस बाय प्रोसेस करेंगे तो हर चीज़ को आपके पास आइडिया भी रहेगा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, होने वाला क्या है। ठीक है, तो ये कुछ मेरा टिप्स था होम कंस्ट्रक्शन के प्लानिंग के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो होम कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से लाते रहता हूँ। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।